हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी ने नोटिफाई कर दिए हैं और बहुत जल्दी इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर की फाइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सीबीडीटी ने अभी दो आईटीआर फॉर्म्स को रिलीज किया है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4, और इन फॉर्म्स में 5 मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो असेसमेंट ईयर 25-26 के जो भी आईटीआर फॉर्म्स होंगे वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही मिलेंगे फाइल करने के लिए। आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज है वो है बैंक अकाउंट को डिस्क्लोज करना। तो दोस्तों, जनरली इंडिया में बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जिनके कि मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल बैंक्स में होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो अपने सभी बैंक को आईटीआर फॉर्म्स में रिपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 से जब आप अपनी आईटीआर 1 को या आईटीआर 4 को फाइल करेंगे तो आपको सारे बैंक अकाउंट्स को इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऐड करना होगा। उनके आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक के नेम, डिटेल सारी आपको ऐड करनी होगी। आप चाहे न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करें या ओल्ड टैक्स रेजिम में, सारे बैंक अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप जिस भी अकाउंट में अपने रिफंड चाहते हैं उसको, उस अकाउंट को आपको प्री वैलिडेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट में रिफंड नहीं जाएगा। तो आपने मान लीजिए कि 2 या 3 बैंक को प्री वैलिडेट कर दिया है तो कोई एक ही बैंक में आपके रिफंड इशू किए जाएंगे। और यहाँ पे जो सेकेंड मेजर चेंज है वो है हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस का। जनरली 2 तरीके की हाउस प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको लॉस हो सकती है। एक तो होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, दूसरा होता है रेंटेड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपको लॉसेस तब होते हैं जब आपकी इंटरेस्ट ऑन होम लोन ज़्यादा होती है। अब जनरली सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में जो नेट एनुअल वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। तो आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन जब रिपोर्ट करते हैं तो वो आपका लॉस ही होता है। और दूसरा होता है रेंटेड प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको अपनी रेंटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर की यानी 24-25 की आपको रिपोर्ट करनी होगी, और आपने यदि होम लोन ले रखा तो उसके इंटरेस्ट को भी आपको रिपोर्ट करना होगा। तो जब आपकी इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स ज़्यादा हो जाएगी आपकी रेंटल इनकम से, तो उस केस में आपके लॉसेस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस के लिए क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन आप मैक्सिमम ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, और आप इसको दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि सैलरी की इनकम होगी, कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो गई, आप उससे सेट ऑफ करा सकते हैं। आपकी यदि रेंटेड प्रॉपर्टी है और आपके इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपका ज़्यादा हो चुका है, आपकी रेंटल इनकम कम है, जनरली ऐसा होता भी है कि आपने कोई बड़ा मकान बनवा दिया है लोन लेकर के और उसमें आपके कुछ फ्लोर्स जो है रेंट पे चढ़े हुए, बाकी फ्लोर्स आपके खाली हैं, तो आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो तो आपकी जाती रहेगी। तो जनरली ये अमाउंट आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन होम लोन को क्लेम करने की कोई भी लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रेंटेड के केस में कोई लिमिट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन की अमाउंट आपकी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही सेट ऑफ करा सकते हैं करेंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ भी आप किसी दूसरे हेड्स ऑफ इनकम से करा सकते हैं, और जो रिमेनिंग आपके लॉसेस बच जाएंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके 8 असेसमेंट ईयर तक ले जा सकते हैं। तो जिस भी असेसमेंट ईयर में आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए, तभी आप इस लॉसेस को एडजस्ट करा पाएंगे। ठीक है, किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम से आप एडजस्टमेंट नहीं करा सकते हैं। और दोस्तों, न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप जा रहे हैं तो देखिए सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में तो यहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलती है। मतलब कि आपके लॉसेस यदि हो रखे, इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपने पे किया हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और रेंटल इनकम के केस में यहाँ पे ये है कि आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन की मैक्सिमम लिमिट चाहे जितना भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सेट ऑफ करने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आपके लॉसेस ज़्यादा हो गए तो आपने इंटरेस्ट ऑन होम लोन ज़्यादा पे कर दिया है और आपकी रेंटल इनकम कम हो गई है, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कि आप सैलरी की इनकम से या फिर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से आप उसको सेट ऑफ करा पाएंगे। यहाँ पे जो इंट्रा हेड सेट ऑफ है वो कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आपकी जितनी रेंटल इनकम होगी ना उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, आप उतना तक अपने लॉस को आप एडजस्ट करा पाएंगे। जो
रिमेनिंग लॉसेस होंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके भी नहीं ले जा सकते, ना ही उसको नेक्स्ट ईयर में आप उसको सेट ऑफ करा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है कि जो सैलरी क्लास के पर्सन होते थे वो अपनी ITR 1 को जनरली फाइल करते हैं या पेंशनर फाइल करते हैं, और बिजनेस और प्रोफेशन के जो पर्सन होते हैं वो भी ITR 4 को फाइल करते हैं, प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में अपने टर्नओवर को रिपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं। तो जो सैलरी क्लास के पर्सन होते थे उनको सिर्फ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम की वजह से उनकी जो टैक्स की कंप्लायंस होती थी वो बढ़ जाती थी और उनको ITR 2 फाइल करना होता था। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 25-26 से आपको ये काम नहीं करना होगा। यदि आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से सेक्शन 112A में कवर्ड होता है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है दोस्तों 1,25,000 तक, इवन कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करें या न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करें, ITR 1 हो या ITR 4 हो, आप मैक्सिमम यहाँ पे 1.25 लाख तक आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं इनकम की, और आपको फिर ITR 2 नहीं फाइल करना है। और जो लोग ITR 4 फाइल करते थे सिर्फ इस इनकम के लिए उनको ITR 3 फाइल करना होता था। तो अब ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके काम को यहाँ पे आसान कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाती है म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से, तो फिर उस केस में आपको ITR 1 से ITR 2 में ही आना होगा और ITR 4 वालों को ITR 3 में शिफ्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रेजिम, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप मान लीजिए ITR 1 को फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यू टैक्स रेजिम में भी आप ITR 1 को फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में एक सैलरी क्लास के पर्सन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जब चाहे तब स्विच इन और स्विच आउट कर सकता है। ओल्ड टैक्स रेजिम से आप न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हैं या न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आप आ सकते हैं। अब जो सैलरी क्लास के पर्सन होते हैं जनरली उनकी जो TDS कटती है वो लेट सपोज कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कट गई। अब जब ये ITR फाइल करने जाते हैं तो उस समय ये कि जब अपना कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें उनको न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा फायदा दिखता है, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो और अपनी ITR को आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हो। वैसे ही आप ITR 4 को यदि फाइल कर रहे हो और आपको न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना है, ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA सबमिट करना होगा सबसे पहले, उसके बाद आप स्विच आउट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ चेंजेस किया गया है डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के लिए। 80C से 80U तक के जो भी डिडक्शंस आप ITR फॉर्म्स में क्लेम करते थे, ठीक है, उसके लिए आप सिंपली 80C का आप सेक्शन देखते थे और उसमें अमाउंट आप इंटर कर देते थे। अब उसमें 1 बाय 1 करके आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं मिलती थी पहले कि आपने LIC में कितना किया हुआ है, इसके बाद सुकन्या में कितना किया, PPF में कितना किया, ठीक है। अब आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी सेक्शन 80C में और आप इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक अमाउंट को आप फिलअप कर पाओगे। तो आप चाहे ITR 1 फाइल करो, 4 फाइल करो, ओल्ड टैक्स रेजिम में हो या न्यू टैक्स रेजिम में, दोनों में ही आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगी। हालांकि न्यू टैक्स रेजिम में तो आपको बहुत सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 80 CCD 2 के डिडक्शंस और 80 CCS के डिडक्शंस, ठीक है, ये सारे डिडक्शंस आपको मिलेंगे। ये जो ITR फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 80C, 80CCC और 80 CCD 1, 80 CCD 1B, 80 CCD 2। इसके लिए देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया डिटेल्स आर टू बी फिल्ड इन द ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड इन द ई फाइलिंग यूटिलिटी, ठीक है। तो आपको ई फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन मिलेगा, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करने को मिलेगा, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका प्रॉपर प्रूफ आपके पास होना चाहिए डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या था ना कि जो मैंने आपको बताया था कि 2 लाख रुपीज़ तक का आप जो है मैक्सिमम एडजस्टमेंट करा सकते हैं, उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना। तो देखिए कैरी फॉरवर्ड जैसे आप ITR 1 को फाइल कर रहे हैं तो उस केस में वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करने की कोई सिस्टम नहीं होता है। ऐसे केस में आपको यदि ये बेनिफिट लेनी है कैरी फॉरवर्ड करने की और लॉस को सेट ऑफ करने की, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। उसी तरीके से ITR 4 के केस में भी है, यदि आपका 2 लाख से ज़्यादा का यदि हो चुका है लॉसेस, तो उस केस में आपको ITR 3 या 4 फाइल करना होगा और आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने की फैसिलिटी वहीं पे मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस जो कि आपको ITR फाइल करते समय ध्यान रखने हैं, और अभी आप अपनी टैक्स की प्लानिंग करें तो ये चेंजेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।